नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है मेवाड़ के गुहिल वंश में रतन सिंह पे आ चुके हैं अपन। 1301 से लेकर 1303 इसका शासनकाल है दोस्तों। और हमने इससे पहले समर सिंह पढ़ाया था और समर सिंह का बेटा कौन था? रतन सिंह था, जो चित्तौड़ का शासक बन गया था। और एक बेटा और था समर सिंह का, कुंभकर्ण, जो नेपाल चला गया था, वहां जाकर गुहिल वंश की स्थापना करी थी दोस्तों उसने। और आज हम पढ़ने वाले हैं रतन सिंह को। 1301 से लेकर 1303 की कहानी है दोस्तों इसकी। बहुत ही खतरनाक राजा है, बहुत ही खतरनाक शासक है, इसलिए ध्यान से सुनना दोस्तों पूरी स्टोरी को। हाँ दोस्तों, और राजा रतन सिंह और पद्मिनी के प्रेम कथा को भी ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके पहले मैं आपको नॉर्मल सी बात बता देता हूं कि जो रतन सिंह हुआ करता था, इसके एक रानी का नाम नागमती हुआ करता था और एक रानी का नाम पद्मिनी हुआ करता था। आप सोचोगे सर डायरेक्ट क्या बता रहे हो? मैं डायरेक्ट अभी बताऊंगा आपको कि कहां से इसको पढ़ना है और क्या इसकी सही घटना है और क्या इसकी गलत घटना है। तो ध्यान से सुनना। इसकी जो हमें कहानी पढ़नी है वो पढ़नी है पद्मावत ग्रंथ से। कहां से पढ़नी है दोस्तों? पद्मावत ग्रंथ से पढ़नी है। और एक चीज बता दूं मैं, जो पद्मावत ग्रंथ था इसकी रचना 1540 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1540 में। और इस पद्मावत ग्रंथ की रचना करी थी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने करी थी दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और शेरशाह सूरी के समय पर इस ग्रंथ की रचना की गई थी। जब दिल्ली में शेरशाह सूरी का समय था उस समय इस ग्रंथ की रचना हुई थी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये हमारी घटना 1303 की है और ये ग्रंथ कब लिखा गया है? 1540 में। 1303 की घटना को 1540 में लिखा गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये कहानी पूरी तरह से सही तो नहीं, एक तरह से कहानी काल्पनिक होती है दोस्तों, इसकी जो प्रेम कथा बताई जाती है। फिर भी हम उसे पढ़ेंगे इतिहास की दृष्टि से। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। तो ध्यान से सुनना, राजा रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी पद्मावत ग्रंथ के अनुसार देखना है आपको। तो जैसे ही 1303 में मेवाड़ का शासक कौन बनता है? बताइए कौन बनता है? राजा रतन सिंह। कौन बनता है? राजा रतन सिंह। तो देखो इस जगह पे मेवाड़ में शासन होता है दोस्तों रतन सिंह का। किसका होता है? रतन सिंह का होता है। और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में बहुत ही डेंजर राजा आता है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम है। अब देखो पद्मिनी की कहानी कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे सिंगल द्वीप है एक श्रीलंका में। कौन सा द्वीप है? सिंहल द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का एक राजा होता है गंधर्व सेन। क्या नाम है उसका? गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की एक पत्नी हुआ करती है, उसका नाम है चंपावती। क्या नाम है दोस्तों? चंपावती। गंधर्व सेन और चंपावती की एक पुत्री हुआ करती है, उसका नाम है रानी पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। क्या नाम है दोस्तों उसका? पद्मिनी उसका नाम है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रानी पद्मिनी के पिताजी का क्या नाम है, तो आप क्या जवाब दोगे? गंधर्व सेन। रानी पद्मिनी की माताजी का क्या नाम है? चंपावती। तो दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? श्रीलंका की सिंगल द्वीप की। अब कहानी में बताया गया है कि पद्मिनी के पास में एक तोता हुआ करता था, हीरामन नामक तोता हुआ करता था दोस्तों। कौन सा तोता हुआ करता था? हीरामन नामक तोता हुआ करता था दोस्तों। ये जो हीरामन नामक तोता था ये मानव की जैसी हुबहू बोली बोलता था। जैसे मानव बोलता है ना, मानव की आवाज की तरह ही ये भाषा बोला करता था। तो एक दिन हुआ क्या, ये पद्मिनी का तोता उड़ गया यहाँ से। और उड़कर दोस्तों ये तोता कहाँ आ गया? मेवाड़ में आ गया। कहाँ पर आ गया दोस्तों? मेवाड़ में। ये जो तोता था कहाँ पे आ गया? मेवाड़ में आ गया। जैसे ही मेवाड़ के अंदर गागरोन का जो अपना जो झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़ पे जो सीमा पे जो गागरोन है, दरा अभ्यारण्य वगैरह, ये तो इसमें ज़्यादा मिलते हैं तोते। इन स्थानीय भाषा में टुईया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, हीरामन नामक तोता को। और ये मानव की तरह भाषा बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक शिकारी ने पकड़ लिया जंगल में, गागरोन के जंगल में एक शिकारी ने इसको पकड़ लिया और पकड़ के मेवाड़ के राजा रतन सिंह के पास ले गया। उस तोते को ले गया कि महाराज ये तोता मिला है मेरे को, इसके गले में एक चेन भी है सोने की, तो मैं यहाँ लेके आया इसको। मेवाड़ के जो राजा रतन सिंह थे उन्होंने शिकारी को उसके बदले कुछ वो दे दिया, जो सोने का था हार वगैरह, और शिकारी को भेज दिया और तोते को अपने पास रख लिया। तोते को अपने पास रख लिया और तोते को अपनी रानी थी नागमती, उसको दे दिया कि तेरे पास रख इसको, ठीक है। अब भैया नागमती जब भी अपना श्रृंगार करती, फेरो लवली लगा के पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, फेरो लवली लगा के पूछती बार बार मैं कैसी लग रही हूँ। तो तोता कहता कि भाई मैं तो आया हूँ प्राकृतिक के पास में से और तुम हो कॉस्मेटिक, ठीक है। प्राकृतिक के पास मतलब जो पद्मिनी के पास आया है और नागमती बार बार पूछ रही है उससे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप बताओ, जो पद्मिनी के पास से आया है वो नागमती पूछेगी तो उसे कैसी लग रही होगी, वो तो आप भी बता सकते हो। तो होता क्या है दोस्तों,
उसके बाद नागमती को गुस्सा आता है। देखो अगर किसी भी गर्ल्स की अगर आप बुराई करोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा सही ना। तो नागमती को क्या आया, गुस्सा आया। गुस्सा आते उस तोते को भेज दिया वापस राजा के पास, रतन सिंह के पास। जा तू तेरे रतन सिंह के पास ही रहे, यहाँ मत रहे मेरे पास में। गुस्सा हो गई रानी उससे, तो रतन सिंह के पास आ गया। रतन सिंह ने कहा आजा चल मेरे पास बिठाता हूँ। तो अब वो जब भी रतन सिंह उससे बातें करता, बार बार कहता कि वहाँ पे एक सुंदर रानी है। कहाँ पर, सिंगल द्वीप में। बार बार पद्मिनी की चर्चा सुनाता उसे कि वहाँ पे एक रानी है, बहुत सुंदर रानी है वो। उसके बारे में बार बार कहता रहता। रतन सिंह वापस टाल देता था उस बात को, चल रहने दे जाने दे। फिर बार बार कहता कि वहाँ बहुत सुंदर रानी है। ठीक है, तो रतन सिंह ने सोचा एक दिन चल तेरी बात पे विश्वास करके चली चलता हूँ मैं। तो होता क्या है, तोते के कहने पर मेवाड़ का जो रतन सिंह था जोगी का वेश करके, किसका वेश करके दोस्तों, जोगी का वेश करके कहाँ चला जाता है, श्रीलंका चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, श्रीलंका चला जाता है। और श्रीलंका जो पद्मिनी का मकान होता है उसके बाहर एक पार्क होता है, वहाँ जोगी का वेश करके बैठा रहता है। बार बार देखता रहता है कि भाई कब पद्मिनी दिखे और कब मैं उसे देखूं बार बार। तो एक दिन उसने भैया खिड़की से पद्मिनी को देख लिया, और देखने के बाद उसको देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर रतन सिंह भी मुग्ध हो गया पूरी तरह। तोते से कहा बिल्कुल सही कह रहा था तू। ठीक है, तो तोते की बात भी सुनी उसने और उसके कहने पे वहाँ चला गया श्रीलंका। उसकी बात मानी कि हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा था और तेरे कहने पे यहाँ आया, बहुत बढ़िया किया मैंने। ठीक है, तो रतन सिंह फिर वहाँ बैठा रहता था, बार बार जोगी का वेश करके बाहर घूमता रहता था। अभी तक उसकी मुलाकात पद्मिनी से नहीं हुई थी। रतन सिंह ने केवल अभी पद्मिनी को देखा था, पद्मिनी ने रतन सिंह को नहीं देखा था। ठीक है, तो हुआ क्या, एक दिन पद्मिनी के पिताजी ने देख लिया रतन सिंह को, गंदरसेन ने। उसने बुलाया दरबार में कि आप सकल सूरत से तो जोगी वैसी नहीं लगते हो, आप कहीं के राजा हो। उसने कहा कि मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर गंदरसेन भी बहुत प्रसन्न हुआ और शादी के लिए तैयार हो गया। दोस्तों रानी पद्मिनी और रतन सिंह की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद रानी पद्मिनी को वो कहाँ लेकर आ जाते हैं, चित्तौड़ में लेके आ जाते हैं। दोस्तों कहाँ लेके आ जाते हैं, चित्तौड़ में लेके आ जाते हैं। रतन सिंह और पद्मिनी की शादी होने के बाद दोनों कहाँ जाते हैं दोस्तों, चित्तौड़ आ जाते हैं। रानी पद्मिनी चित्तौड़ आने के बाद जैसे ही गरीब ब्राह्मणों को दान दिया करती थी, तो उनमें एक ब्राह्मण हुआ करता था जो जादू टोने भी जाना करता था। उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था दोस्तों, राघव चेतन। ये बड़ा ही खतरनाक आदमी था, पूरी लड़ाई की जड़ एक तरह से यही है। ठीक है, राघव चेतन बड़ा खतरनाक था। तो इसकी ये भी उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गया था, पद्मिनी की सुंदरता पे। इसने सोचा मैं भी जादू टोने से इसको पालूं। ठीक है ना, ऐसी कोशिश करी। इस बात का पता दोस्तों किसको लग गया, रतन सिंह को। रतन सिंह को जैसे पता लगा, राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया, दरबार से निकाल दिया। देश निकालो का आदेश दे दिया इसको, राघव चेतन को, जा यहाँ से चित्तौड़ से। तो राघव चेतन कह के जाता है मैं चित्तौड़ से तो जा रहा हूँ पर वापस एक बार फिर लौट के आऊंगा और चित्तौड़ के विनाश का कारण मैं ही बनूंगा। ऐसा कह के कौन जाता है, राघव चेतन। कौन जाता है दोस्तों, राघव चेतन। अब भाई दुश्मन का भाई कौन, दुश्मन ही होता है। तो ये जाकर किसके पास चला जाता है, इधर अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास चल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। दोस्तों ये इसे पता है कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा राजा रतन सिंह का, तो मैं कहाँ जाऊँ, दिल्ली जाऊँ अलाउद्दीन खिलजी के पास में। तो दोस्तों जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी से कहता है राघव चेतन, और सुल्तान क्या हाल चाल है तुम्हारे। ऐसे कहता है क्या हाल चाल है सुल्तान तुम्हारे। वो कहता है हे ब्राह्मण मेरे हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, सब भगवान के अल्लाह की दया से सब मेरे पास है, बहुत सारी दासियां हैं, सब कुछ है मेरे पास। फिर राघव चेतन इसको भड़काता है, तुम्हारे पास इतनी दासियां हैं पर वो मज़ा नहीं है तुम्हारे पास जो रतन सिंह के पास है। तो ऐसे बोलता है ये। तो ऐसे कह के बार बार जिस तरह से तोते ने रतन सिंह का दिमाग खराब किया था ना, वैसे अलाउद्दीन का दिमाग खराब किसने किया, राघव चेतन ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोचा ब्राह्मण तू इतनी कह रहा है और तेरी बात सत्य निकलती है तो बात ठीक है, नहीं निकलती तो तुझे मार दिया जाएगा। वो कह देता है मार देना भले पर मेरी बात बिल्कुल सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी भैया इसके कहने पे कहता है कि जाओ एक आदेश भेजो। कहाँ पर, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में एक आदेश भिजाया जाता है सैनिक के द्वारा और कहा जाता है कि रानी पद्मिनी को दिल्ली भेज दिया जाए। पर रतन सिंह इस बात से नहीं मानता है, बिल्कुल भी इस बात से नहीं मानता है। तो उसके बाद खुद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सेना लेकर आता है। दोस्तों क्या लेके आता है, सेना लेकर आता है 1303 में। दोस्तों ध्यान से सुनना, 28 जनवरी 1303 में सेना लेकर रवाना हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। कितनी तारीख को, 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर किधर रवाना हो जाता है, मेवाड़ की ओर रवाना हो जाता है। और 6 महीने तक यहाँ घेरा डाले रखता है। दोस्तों
6 महीने तक, 6 महीने तक चित्तौड़। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है चित्तौड़ का किला। उसके मध्य में ये घेरा डालता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अपना शिविर वहां लगाता है और स्वयं अकेले का शिविर चित्तौड़ी नामक डूंगरी पर भी लगाता है ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो वहां 6 महीने तक बैठे रहते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है इनके, बैठे रहते हैं। दिल्ली पे और आक्रमण करने लग जाते हैं दोस्तों, और ये यहाँ बैठे रहते हैं पद्मनी के चक्कर में। ठीक है भैया, थक जाता है पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी। 6 महीने हो गए ऐसे बुरी तरह से वहाँ बैठा हुआ है, ना तो लड़ाई हो रही, ना पद्मनी मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हाथ नहीं लग रहा वहाँ पे इसके। तो भैया इसने कहा, रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि भाई मैं यहाँ 6 महीने तक रुका हूँ, 6 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे, तो कम से कम मुझे पद्मनी नहीं मत दो, पर मुझे शक्ल तो दिखा दो पद्मनी की। ठीक है, ऐसे बोला अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं तो शक्ल देखो जी, मैं मान जाऊँ, शक्ल दिखा दो बस मैं तो। ठीक है, तो भैया शक्ल की बोला इसने। रतन सिंह ने सोचा ठीक है शक्ल दिखा देते, शक्ल दिखाने से छुटकारा छूट रहा है तो यहाँ से, नहीं तो ये तो 6 महीने तो चौकीदारी कर रहा है चित्तौड़ के किले की। ठीक है, तो शक्ल दिखाने के लिए बुला लिया जाता है अंदर। जैसे अंदर बुलाया जाता है तो दोस्तों इस तरह से दिखाया जाता है चेहरा, जैसे ये बिल्डिंग और फिर ये वाली बिल्डिंग और ये बिल्डिंग। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ खड़ा रहता है, पद्मनी यहाँ खड़ी रहती है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ खड़ा रहता है, और ये लगा रहता है दोस्तों दर्पण। कहानी में ऐसा ही बताया गया है कि ये लगा रहता है दर्पण। इसमें पद्मनी दिखती इस तरह से और अलाउद्दीन खिलजी देखता है इस तरह से। ठीक है, अब भैया दर्पण में देखा, अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ शक्ल देखने के लिए आया था। दर्पण में देख के भैया अलाउद्दीन खिलजी ने बोला सुभान अल्लाह, ऐसे बोला, चेहरा देखकर वो पागल हो गया वो तो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तो, और दिमाग में षड्यंत्र रच लिया उसने, है ना। तो हमारे राजपूती परंपरा के अनुसार जैसे रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को घर के बाहर छोड़ने जाता है मेहमान की खातिरदारी के हिसाब से, तो वो जाता है, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं चित्तौड़ के किले से, तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के धक्का लगा देता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रतन सिंह के धक्का लगा देता है, कहता है रतन सिंह को ले चलो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ले चलो, पद्मनी भी आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो रतन सिंह को किडनैप करके कहाँ ले गए? ये फिर दिल्ली ले गए दोस्तों, वापस चल गए। और रतन सिंह को कहाँ ले आए? कहाँ पे ले आए बताइए? दिल्ली लेकर आ गए रतन सिंह को। अब रतन सिंह को दिल्ली ले गए, आदेश भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, कि पद्मनी को यहाँ आना ही पड़ेगा, अब तो कुछ भी हो जाए। तो पद्मनी ने भी मीटिंग बनाई, एक तरह से मीटिंग ली अपने वहाँ चित्तौड़ में। और गोरा बादल, 2 सेनापति, महत्वपूर्ण सेनापति हैं। क्या नाम है दोस्तों दोनों का? गोरा और बादल। दोस्तों ये पद्मनी के चाचा और भतीजा हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? चाचा और भतीजा। गोरा है वो क्या है? चाचा। बादल है वो क्या है? भतीजा। और किसके? ये पद्मनी के दोस्तों। गोरा, बादल और पद्मनी, इन सब ने मीटिंग ली। ठीक है, एक मतलब सलाह वाला करी सबने कि भाई कैसे चलना है, अपने को क्या करना है, रतन सिंह को छुड़ाने के लिए प्लान बनाया। मतलब कुल मिला के बाद प्लान तय किया इन्होंने। अब प्लान के बाद भैया कुछ शर्तें थी इसकी पद्मनी की, जो अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवाई इसने पद्मनी ने। पद्मनी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा लाओ शर्तें कबूल है सब, जल्दी जल्दी बताओ कौन सी है शर्तें। तो अलाउद्दीन खिलजी से एक शर्त तो ये रखी पद्मनी ने, मैं आऊंगी तो सही, पर मेरे साथ 1600 दासियां भी आएगी। कौन आएगी? 1600 दासियां भी आएगी। ओ अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत बढ़िया बात है, सैनिक भी खुश हो गए कि दासियां भी आएगी 1600। ठीक है, अलाउद्दीन तो खुश था ही से, सैनिक भी खुश हो गए, चलो 1600 दासियां भी आएगी। ठीक है, तो 1600 दासियां मेरे साथ आएगी। राजी हो गया अलाउद्दीन खिलजी, आने दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा ये 1600 रानियां तो आएगी सही, ये तो तय हो गया मामला। पर गोरा, बादल और पद्मनी ने इस प्लान के अंदर इस 1600 दासियों की जगह 1600 क्या रखे थे? सैनिक। क्या रखे थे? सैनिक। और इसने दूसरी शर्त ये रखी, मेरी कोई भी दासी का चेहरा कोई भी हटा के नहीं देखेगा, कोई भी सैनिक चेक नहीं करेगा। अलाउद्दीन खिलजी का राजी है, कोई मतलब कोई बात नहीं है, राजी है, सब शर्तें कबूल है मेरे को। ठीक है, अब जैसे ही ये दिल्ली पहुंच गए, सारे पूरी टोली लेकर 1600 सैनिकों की दिल्ली पहुंच गए दोस्तों सभी। अब दिल्ली पहुंचने के बाद पद्मनी एक शर्त और बोलती है दिल्ली पहुंचने के बाद, कि मैं आखिरी रात राजा रतन सिंह के साथ रहना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कबूल है, कोई बात नहीं, मैं इतने दिन से रह ले, एक रात और रह लूँगा। ठीक है, ये भी कबूल है। ठीक है, सारी शर्तें मांग ली भैया उसने। तो वो तो जश्न मना रहा था पूरी तरह से कि रानी पद्मनी आ रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीजे वीजे बज रहे थे बढ़िया। आपने पद्मनी पिक्चर देखी होगी ना, पद्मावत, उसके अंदर देखना सारी चीज़ें बताई जाती है।
1600 सैनिकों के साथ आई दोस्तों रानी पद्मिनी, 1600 सैनिक थे साथ में। अब इसने कहा कि मैं रात तो रुकूंगी पर रतन सिंह के साथ में, तो रतन सिंह के पास गई रात में, कहा कि मैं 1600 सैनिक लाई हूँ, निकल लेते हैं रात में, है ना। तो भैया रतन सिंह और 1600 सैनिकों को मदद करी इन्होंने, 1600 सैनिकों ने। और रतन सिंह और पद्मिनी कहाँ निकल गए, मतलब अलग सुरंग से निकल गए दिल्ली से, और निकल के भैया ये यहाँ से निकले। और तो इनके साथ में कौन कौन थे, और गोरा और बादल, कौन से सेनापति थे, गोरा और बादल थे। तो भैया गोरा तो रास्ते में वीरगति को प्राप्त हो गया, गोरा तो वहीं प्राप्त वीरगति को चल गया, मतलब इनको बचाते हुए मर गया वहीं। कौन बचा, ओनली फिर बादल बचा। तो दोस्तों ये यहाँ पहुंच गए मेवाड़ में, पद्मिनी रतन सिंह को लेके आ गई दोस्तों मेवाड़ में। इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को लगा पता, तो अलाउद्दीन खिलजी तो सपने टूट गए पूरे, है ना। उसने कहा मैं तो इतने दिन से बड़ा खुश हो रहा था बेचारा वो, तो ठीक है सारे सपने टूट गए उसके, तो अरमानों पे पानी फिर गया अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी पे भैया पीछे से सेना लेकर आया कि आ रहा हूँ, मुझे तो अब युद्ध करना है, बस युद्ध करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो भैया 6 महीने बाद आया वापस से लौट के, और वापस यहाँ पे युद्ध स्टार्ट हुआ। और युद्ध स्टार्ट होने पे क्या होता है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर केसरिया किया और जौहर किया, 2 चीज़ें। पहले इनके बारे में जान लो दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, अब इनके बारे में फैक्चुअली बात कर लेते हैं हम, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों एक तो होता है युद्ध के अंदर केसरिया और एक होता है जौहर। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद ये चीज़ कहलाती है साका। क्या कहलाती है दोस्तों, साका कहलाती है। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी राजा अगर युद्ध लड़ने जा रहा है और युद्ध लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हो गया तो क्या हो गया, केसरिया करना। क्या हो गया, केसरिया करना। और उसकी खबर रानी के पास हुई कि आपके पति मर चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो रानी भी अग्नि में कूद के या मतलब जल में कूद के क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती है तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साका कहा जाता है। तो इस युद्ध के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया दोस्तों, तो यहाँ पर जो केसरिया किया था वो किया था रतन सिंह ने। किसने किया था, रतन सिंह ने क्या किया था दोस्तों, केसरिया किया। और साथ में कौन शहीद हुए थे दोस्तों, गोरा और बादल। कौन हुए थे, गोरा और बादल इसमें शहीद हुए थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर लड़ता हुआ रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और इस चीज़ के सुनने के बाद में जब रतन सिंह शहीद होता है तो शहीद होने के बाद में ये घटना किसको सुनाई में आती है, पद्मिनी को। जब पद्मिनी इस बात को सुनती है तो 1600 रानियों के साथ जौहर कर लेती है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है दोस्तों ये, पर सबसे पहला नहीं है। सबसे पहला क्यों नहीं है, क्योंकि 1301 में इससे पहले कहाँ हो चुका है, रणथंबोर में, और 1303 में। राजस्थान का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का पहला शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा है, चित्तौड़ का शाखा है दोस्तों। जौहर किसने किया, रानी पद्मिनी ने, और साथ में 1600 रानियों ने जौहर किया है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके फैक्चुअल की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पूरा देखेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में आ सकते हैं, फैक्चुअली बात करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो दोस्तों हमने स्टोरी तो पूरी जान ली थी, अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट के बारे में। तो देखो भाई रतन सिंह का जो शासनकाल 1301 से लेके 1303 वाला था, तो इसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे, 1303 में। दोस्तों आगे बात करते हैं। 26 अगस्त 1303 में पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया था चित्तौड़ का किला, ठीक है। तो एक तरफ तो देखो ये चित्तौड़ की सेना और एक तरफ दिल्ली की सेना। चित्तौड़ की तरफ से भैया कौन था, रतन सिंह, और इधर की तरफ से कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर चित्तौड़ में जो रतन सिंह के सेनापति थे उनके नाम क्या था, गोरा बादल। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में गोरा बादल का संबंध किस जगह से है, तो आप क्या बताओगे, चित्तौड़ से है, रतन सिंह से संबंधित है। तो यहाँ पर केसरिया किसने किया, रतन सिंह ने, और जौहर किसने किया, रानी पद्मिनी ने। कितनी रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ जौहर किया दोस्तों। दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पे लेखक आता है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में दोस्तों अमीर खुसरो भी आई था, और इसकी एक पुस्तक थी खजाइनुल फुतह। क्वेश्चन आ जाए, खजाइनुल फुतह पुस्तक किसकी है, अमीर खुसरो की। दोस्तों चित्तौड़ के बारे में कहानी इसके अंदर भी लिखी अमीर खुसरो ने, किस पुस्तक में, खजाइनुल फुतह में, है ना। और ये भी बताया जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ चित्तौड़ में आक्रमण करने का कारण उसका सामरिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी राजा भी था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, और इसे ईश्वर की छाया भी कहा जाता है, संसार का रक्षक। इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे दोस्तों इसके, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। पर वो
तो राघव चेतन उसे भड़का देता था, वहां जाके कह देता था कि वो तो बहुत सुंदर है, रानी पद्मनी, गले से पानी दिखता है, पान खाती है तो पान का रस दिखता है, ऐसी बातें बोल बोल कर उसका दिमाग खराब कर देता था। इस वजह से यहाँ आके आक्रमण करता था दोस्तों। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। चित्तौड़ के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है चित्तौड़ के किले को, तो चित्तौड़ का किला अपने बेटे खिजर खां को दे देता है। किसको दे देता है? खिजर खां को। ये खिजर खां कौन है सर? ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। इसको सौंप देता है, कहता है बेटा तू रहे अब यहाँ पे, है ना, पद्मनी और तो मरी जाती है, फिर खिजर खां रहता है यहाँ पर। और खिजर खां को देने के बाद इस किले का नाम क्या पड़ जाता है? खिजराबाद। क्या पड़ जाता है दोस्तों? खिजराबाद। क्वेश्चन आएगा चित्तौड़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया? तो आप क्या जवाब दोगे? खिजराबाद। क्या नाम दोगे दोस्तों? खिजराबाद। खेराबाद मत देना दोस्तों। खेराबाद भी अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया है, पर सिवाना के किले का दिया है। कहाँ के किले का दिया है? सिवाना के किले का। तो आपसे पूछा जाए चित्तौड़ का किले का नाम क्या है? खिजराबाद। क्या नाम है दोस्तों? खिजराबाद। फिर थोड़े दिन बाद होता क्या है, 1316 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है। उसके बाद फिर खिजर का भी कहाँ चल जाता है? दिल्ली चल जाता है, चित्तौड़ का किला छोड़ के। कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। फिर सर मेवाड़ का किला कौन संभालता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। मेवाड़ का किला मालदेव सोनगरा मुछाला मालदेव को सौंप जाता है। फिर चित्तौड़ को ये संभालता है, मेवाड़ के किले को। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेवाड़ राजस्थान का पहला शाखा 1301 में रणथंभौर का हुआ है। चित्तौड़ का पहला शाखा ये है दोस्तों 1303 वाला। ठीक है, परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? चित्तौड़ का शाखा है दोस्तों। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शाखा है और ये उनमें से पहला शाखा है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कहानी कैसी लगी और आपको वीडियो कैसा लगा, पूरा लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है और पूरा इतिहास चलेगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।